दोस्तों नमस्कार। आज जो टॉपिक है ये है आपका अहम रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। और दोस्तों इसमें आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करोगे। पहले तो डिटेल है हर चीज़ की, फिर क्वेश्चन है। और ये केवल और केवल प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं ऑल इंडिया टेट में और सी टेट में। तो उनके साथ है आपकी पूरे कंसेप्ट। हर साल एस्टेट में इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्के हैं, दिखा भी दूंगा मैं आपको कौन कौन से आए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अहम रक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं अभी बताऊंगा, पहले समझ लो थोड़ा सा। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूर्ति विधि, आक्रामक विधि। जिनमें से सबसे पहले करते हैं हम अप्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी है, क्योंकि दोस्तों 97% क्वेश्चन अप्रत्यक्ष विधि से आते हैं। अप्रत्यक्ष विधि मीन्स किसी समस्या का समाधान जो हम डायरेक्ट ना करके कोई बहाना बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। चलो देखेंगे ये करके। तो दोस्तों ये पढ़ाऊंगा मैं आज, पहले डिटेल फिर आए हुए क्वेश्चन, डिटेल आए हुए क्वेश्चन, इस तरीके से इनको करोगे आप। और मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन हैं और प्लस में हर साल एस्टेट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। अहम रक्षा युक्तियाँ होती क्या हैं किसकी अहम रक्षा युक्तियाँ? फ्राइड की। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्यक्ष विधि है, अहम रक्षा युक्तियाँ यू हैं फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड की, मनोविश्लेषणवादी हैं जो। फ्राइड का मानना है कि हम हमेशा सुखद वस्तुओं की तरफ भागते हैं जबकि दुखद परिस्थितियों से पीछा छुड़ाते हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं अहम रक्षा युक्तियां। अतः दुख परिस्थितियों से जो चिंता है वो बढ़ जाती है। दुश्चिंता को, अपनी चिंता को कम करने के लिए हम रक्षा युक्तियां प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अभी जब समझोगे। नेक्स्ट, फ्रायड ने निम्न प्रकार की युक्तियों का वर्णन किया जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर बात करूं, दुखों से जो छुटकारा पाते हो कोई ना कोई बहाना लेकर, उन्हें बोलते हैं अहम रक्षा युक्तियां। अभी समझ में आएगा जब डिटेल पढ़ोगे आप। तो जो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो देखो। सबसे पहले प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो जो मैंने अभी शब्द बताए हैं आपको, तो उनमें से एक शब्द ले लिया उन्होंने। शब्द कौन कौन से हैं? तो प्रक्षेपण शब्द है, जैसे ये हैं जितने भी ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं उनमें से एक शब्द ले लेंगे कोई ना कोई सही। तो इन्होंने प्रक्षेपण ले लिया, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है फ्रायड ने। हो सकता है वो प्रतिगमन ले ले, हो सकता है वो क्षतिपूर्ति ले ले, हो सकता है उदात्तीकरण शब्द किसका दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी आए, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो आपको फ्रायड करना है सबका आंसर। अब चलो एक एक करके पढ़ेंगे इन विधियों को, जो रक्षात्मक युक्तियां हैं। तो पहली है दोस्तों दमन। दमन का अर्थ होता है दबाव, यानी कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम या तो उसे व्यक्त करते हैं या फिर दबा देते हैं। तो विचारों को दबाने को ही बोलते हैं दमन। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको एक लाइन में, उसके बाद डिटेल है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी बुरी बात जिसे आप याद नहीं करना चाहते, कोई बुरा हुआ हो, तो आप को कोई, मान लो कोई घर में से गुजर जाता है, कोई बड़ा बूढ़ा आपको बहुत प्यारा था, तो उसकी बात जैसे करने कोई बैठता है दूसरा, तो आप मना कर दोगे भाई ऐसी बात मत करो, क्यों? आपको दुख होगा। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए आप यूज करोगे दमन। देखो अब क्या लिखा हुआ है। दमन संघर्षों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, अभी बताया है। इसमें व्यक्ति दुख में पीड़ा को भूलने का प्रयास करता है। जिस बात से आपको पीड़ा हो ना, उसे भूलने का प्रयास जो करते हो,
उसे बोलते हैं दमन। के बात को यहीं दबा यार, उस बात को मत उघार, यहीं दबा बात को, तो वो दोस्तों दमन है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है उस बात को वहीं दबा देते हैं। तो दमन हम उन विचारों या इच्छाओं का करते हैं जिन्हें हम व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण, संवेगात्मक रूप से जुड़े होने के कारण हम अपने पिता का अंतिम संस्कार याद नहीं करना चाहते, बात को वहीं दबा देना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं उस बात का, क्योंकि इससे हमें दुख होता है। तो ये है दोस्तों दमन। दमन से समय जितने भी ऑल इंडिया में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखो एक बार। जब व्यक्ति असफलता, दुख या पीड़ा, कुछ भी हो सकता है वो जीवन में जिससे आपको दुख होता हो, वो असफलता हो, दुख हो या पीड़ा हो, जिससे आपको बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है। जो लाइन है ना, भूलने का प्रयास, ये ध्यान दिलाएगी। कोई भी दुख की बात जिसको आप भूलने का प्रयास करते हो, दबाना चाहते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दमन। और दमन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन। सही आंसर डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पैसे उधार लेता है और पैसे वापस ना देना भूल जाता है। भूलना क्यों? पैसे वापस करना कष्टकारक है। पैसे वापस करने की बात जैसे ध्यान आएगी तो दुख होगा, तो वापस देना भूल जाता है। तो कहने का मतलब इसलिए भूला, तसल्ली हुई उसको, तो इसे क्या बोलेंगे? रिप्रेशन, दमन। नेक्स्ट, एक ऐसी रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति सभी अस्वीकार्य दुश्चिंतकारी विचारों और आवेगों का प्रत्यक्ष सामना करने से बचने के लिए, मतलब ऐसे विचार जो दुखी हो, जो चिंता वाले विचार हो, उनसे बचने के लिए अचेतन मन में ढाल देता है। अचेतन मन जो ध्यान ना आए कभी, और ध्यान ना आने का मतलब भूलना। देखो भूलना, भूलने को कितने अलग तरीके से उसने बोला है कि कोई भी बुरे विचारों को अचेतन मन में धकेल देना, यानी कि भूल जाना। और किसी बात को भूल जाना, उस विचार को या आवेगों को जो दुख देता हो, अचेतन मन में धकेल देना, ध्यान न आना, भूल जाना, सब का मतलब है दोस्तों दमन, दबा देना। अब दूसरा है दोस्तों प्रोजेक्शन। दमन आपने कर लिया, दूसरा प्रोजेक्शन। अगर एक लाइन में बताऊं ना दोस्तों, कॉपी पेन निकालो, नोट करो। एक लाइन का मतलब होता है किसी दूसरी वस्तु पर दोष देना, अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरी वस्तु पर दोष देना। जैसे यार मैं फेल हो गया, क्यों? क्योंकि यार मैं उस दिन बीमार था बहुत ज्यादा, जिस दिन पेपर हुआ था, तो दूसरे पर थोप दिया। यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि क्लास में टीचर था ना, वो ज्यादा आनाकानी कर रहा था। तो अपनी बात दूसरे पर थोप देना, ये लाइन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना दूसरे को। फिर अपने दोष व कमियों को दूसरे के सर थोपना, यानी कि आरोप लगाना दूसरे पर, अपनी कमी का दूसरे पर आरोप लगाना। आरोपित करना शब्द लिखा जाए, गुणारोपण शब्द आ जाए, अपने गुणों को छिपाकर दूसरे पर आरोपित करना, तो गुणारोपण। ये सब प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कहलाता है। उदाहरण, पेपर में कम अंक आने पर पेपर को आउट ऑफ कोर्स बताना। होता नहीं है बहुत बार कि जी टीचर ने पढ़ाया था, कुछ नहीं आया, पेपर में कम अंक आने पर, तो अपनी कमी ना बताकर दूसरे पर थोपना। तो अब क्वेश्चन है, जितने भी ऑल इंडिया में आए हुए क्वेश्चन है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करना, प्रोजेक्ट करना अपनी भावनाओं को, तो ये होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। आप दूसरों पर अपनी भावना को, दूसरों पर आरोप लगाना। टेनिस खिलाड़ी, यानी कि चित्तौड़गढ़ लेवल 2012 में आया हुआ है, खिलाड़ी एक टेनिस मैच में 5 में से 3 सेट हार जाता है। वह अपने मित्र से कहता है कि टेनिस को कोर्ट में नुक्स था, तो किसको दोष दिया? कोर्ट को, इसलिए मैं हार गया। तो यह बचाव की कौन सी विधि है? यानी कि जब कोर्ट को दोष दे रहा है, दूसरे को आरोपित कर रहा है, तो यह हुआ प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष, असफलता
का दोष सहयोगी कारकों को देता है, यानी कि जो उसके सहयोगी कारक हैं, खुद असफल हुआ किसी काम में और कभी कोर्ट गलत बता रहा है, कभी आउट ऑफ सिलेबस बता रहा है, तो सहयोगी जो कारक हैं उनको दोष देना, जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए, उसे तसल्ली मिले कि यार आउट ऑफ कोर्स थाने में कर आता, क्योंकि इस बात को कहकर उसे तसल्ली मिल रही है। तो ये सब रहेंगे आपके प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट, एक रक्षा युक्ति जो तब घटित होती है जब व्यक्ति अपनी असफलताओं को आ गया अपनी कमियों की व्याख्या अधिक स्वीकार्य कारणों पर गुणारोपित, दूसरे पर अपनी कमियों को स्वीकारता नहीं है, दूसरे पर गुणारोपित करता है, तो ये भी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्षा युक्ति स्वयं अपने विशेषक अभिवृत्तियों या आत्मनिष्ठ प्रक्रियाओं का अनजाने में ही दूसरे पर गुणारोपण, ये आ गया। इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा दे रहा हूं ताकि दोस्तों आपके कंसेप्ट अच्छे हों। एक यानी कि देखो लैंग्वेज खूब टफ है, इनको समझो और तब अंडरस्टैंडिंग बनाओ। दूसरे पर गुणारोपण करने की प्रक्रिया, ये भी प्रोजेक्शन। सेखी बगारना, अरे यार पेपर खराब था मैं कर लिया था, आउट ऑफ सिलेबस था मैं ये काम कर लेता, तो कहीं ना कहीं देखो सेखी बगारना भी किस में आया, प्रोजेक्शन में। यार मैं तो बहुत पैसा कमाता जीवन में, मैं तो बीमार हो गया था, मैं तो ये हो गया था, तो इस सेखी बगारना ही तो है। अब है दोस्तों अस्वीकार कर देना। जब आप एक लाइन मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, जब आप सच्चाई को अस्वीकार करते हो, अस्वीकार का मतलब सच्चाई को अस्वीकार करना, बिल्कुल ध्यान रखना। एक लाइन बता रहा हूं फिर डिटेल आएगी। जैसे किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है कि यार मैंने सुना भाई तेरे बवासीर है, नहीं नहीं यार दोस्त मेरे तो नहीं है, यार पाइल्स की प्रॉब्लम बताइए तेरे को, नहीं मेरे तो नहीं है, तो कहने का मतलब डायरेक्ट मना कर देना सच्चाई का, तो उसे बोलेंगे अस्वीकरण। जैसे जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है तो यह अस्वीकरण कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपनी बुराई आलोचना आदि को सुनकर अनसुना कर देता है। जैसे एड्स से ग्रसित रोगी को अपने रोग से नकारना, भाई सुना है मैंने एड्स है, तू वहां गया था, नहीं भाई मेरे तो नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, यह हुआ बिल्कुल मना कर देना। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया रिएक्शन, यानी कि इंग्लिश में रिएक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी वो काम जिससे दुख हुआ हो उसे दोबारा नहीं करना चाहता, रिएक्शन नहीं करना चाहता। यानी कि जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है और पति पत्नी कई दिन तक बोलते नहीं है, जब भी 4-5 दिन बाद बोल चाल शुरू होगी तो खूब प्यार से बात करेंगे, खूब अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जिस बात पर 4 दिन पहले लड़ाई हुई थी ना, उस बात को नहीं दोहराएंगे। क्यों, रिएक्शन होगा, वो एक्शन दोबारा होगा तो उससे क्या होगा, दिक्कत आएगी, दुख होगा दोनों को। इसलिए 4-5 दिन बाद जब उनकी सहमति बनती है तो उस बात को, जिस बात से पहले लड़ाई हुई थी, उस बात को नहीं लाते सामने। देखना आप, जब कोई इच्छा दमित हो जाती है उसे दोबारा आने से रोकता है, आदमी ऐसे में विपरीत व्यवहार करता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, बहुत ज्यादा एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, लगाव रखेगा बहुत ज्यादा। क्यों, जिस बात से लगाव टूटा था पहले वो दोबारा ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा लगाव रखना। उदाहरण, एक व्यक्ति को अपनी माँ से घृणा करता है, जो व्यक्ति अपनी माँ से घृणा करता है उसकी मृत्यु के बाद में बरसी 13वीं हवन सामग्री आदि करेगा, मतलब एक्सेसिव, अधिकता करेगा, दिखाएगा ज्यादा, ताकि वो घृणा की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अब क्वेश्चन है जो आए हुए हैं उनसे और अंडरस्टैंडिंग बनेगी दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक छात्र अपने परिवार में स्वच्छता के प्रति अतिरंजित, देखो जहां अधिक लगाव प्रदर्शित होना, कहीं भी अधिक लगाव इसलिए
ताकि कम लगाव करने के कारण कभी बुरा ना मान जाए, अधिक लगाव हो, तो वो हम रखेंगे दोस्तों रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एक रक्षोक्ति जिसमें व्यक्ति किसी अनुमोदित अभिप्रेरक के प्रतिकूल अभिप्रेरक को सशक्त अभिव्यक्ति देकर उस अभिप्रेरक को नकारता है। तो देखो कितनी कठिन लैंग्वेज है जो इंग्लिश में समझ में आएगी, देखना। ए डिफेंस मैकेनिज्म, एक रक्षा युक्ति इन विच ए पर्सन डिनाइज, एक व्यक्ति मना कर देता है ए डिसअप्रूव मोटिव थ्रू गिविंग स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अपने एक्सप्रेशन देकर, मतलब अपने एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देकर उस बात को दबाना चाहता है। तो इस बात को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, तो दिखावा करना भी, बहुत ज्यादा दिखावा करना, बहुत ज्यादा लगाव रखना, तो ये सब इसमें आएंगे, किसमें, रिएक्शन फॉर्मेशन में। अब है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण या तार्कीकरण। एक लाइन में बताऊं ना, तो अपनी गलत बात को तर्क देकर सही करना, सही करना। जैसे पत्नी का मिठाई खाने का मन कर रहा है, पत्नी कह रही मुझे मिठाई खिला दो, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मिठाई खाओगे शुगर हो जाएगी, तो तर्क दे दिया, अपनी बात को ठीक कर दिया। बेटा मिठाई मांग रहा है, वो ये पत्नी बोल रही है कि जी मेरे को ना पार्लर ले चलो, पार्लर जाना है मेरे को। अरे पगली, वो पति कहता पगली वो तो बहुत ज्यादा केमिकल लगाते हैं, केमिकल यूज करते हैं, इससे चेहरा खराब हो जाएगा। तो अपनी बात को तर्क देकर सही करना, बहुत उदाहरण है। जैसे इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन भावना और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास कर रहा है। जो उसकी तर्कयुक्त और स्वीकार्य, जो तर्कहीन बात है उनको तर्कयुक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, तभी तो युक्तिकरण और तार्किकरण बोला है। जैसे पिता की जेब में पैसा न होने के कारण बच्चे को यह कहकर समझाना कि बेटा मिठाई सही नहीं है, समझ गए नहीं, अंगूर खट्टे हैं, इसमें नहीं आएगा शायद। इसमें व्यक्ति अपने आप को दोष देता है रैशनलाइजेशन में तो, और प्रोजेक्शन में व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु को दोष देता है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। एक व्यक्ति बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, यह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता, अपने आप से कह रहा है, सबसे कहता है कि मैं अपने आप को दोष दे रहा है कि मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता। असफल रहता है तो ये नहीं बताता मैं असफल रहा, ये अपने आप को कह देता कि मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे संतुष्टि मिली। तभी तो कहते हैं रक्षात्मक युक्ति, अपने आप की रक्षा करना, हर एक उन बंदे को संतुष्टि मिले, तो इसे बोलेंगे अपने आप को दोष देना। तो इसे बोलेंगे दोस्तों, अभी बताया है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं, देखो जब प्राप्त नहीं हुए तो क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं। ऐसा ही तो होता है दोस्तों, लोमड़ी को जो प्राप्त नहीं हुए तो अंगूरों को दोष देने लगी, तो इसे बोलते हैं क्या, अपना रैशनलाइजेशन, ये वाला तार्कीकरण, तर्क देना। इस मनोरचना में व्यक्ति जो कर चुका है या करने वाला है उस दृष्ट कृत्य के संबंध में अच्छे तर्क देकर, देखो भाई, अच्छे तर्क देकर उसे उचित ठहराने का प्रयास करना। तो अभी बताया तार्कीकरण, अच्छे तर्क देकर। अब है दोस्तों रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन। गमन मीन्स होता है जाना और प्रति मीन्स वापस। कोई व्यक्ति, अगर एक लाइन में बोलू ना, तो अपने प्रति मीन्स वापस और गमन मीन्स जाना। तो कहने का मतलब एक लाइन में बोलूं तो गमन मीन्स जाना, कहां जाना, अपने बचपन में। लिख लो बेशक, अपने बचपन में जाना। कैसे, अरे यार बचपन में तो ये होता था, बहुत खेलते थे, अब तो टीवी यार कुछ नहीं होता।
कभी लेडीज बीमार हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमेशा अपने मायके याद करती है कि मैं बचपन में यार वो बढ़िया था, बचपन में ये करती थी। क्यों? संतुष्टि मिलती है उन्हें इस बात से। तो जब गमन में जाना, जब व्यक्ति अपने बीते दिनों में जाए, और बीते दिनों का मतलब बचपन, जब अपने बचपनों को याद करे तो वो आएगा प्रीति गमन में। क्यों? इस बात से उन्हें संतुष्टि मिलती है, यार बचपन में तो ये होता था, बहुत रिलैक्स थे, ना कोई चिंता थी, ना कुछ था, ना बाल बच्चों की चिंता थी, ना पढ़ाई लिखाई, ना कुछ। तो वो सब रखेंगे प्रीति गमन में। गमन में जाना, प्रीति वापस। वापस कहाँ जाना? बचपन में। देखो अब, प्रीति गमन का अर्थ है विपरीत होना, है वापस जाना। जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है तो वह अपने बचपन के बारे में सोचता है, और वहां पर उसे कोई भी चिंता नहीं थी। तो बचपन के बारे में सोचना। उदाहरण के एक बूढ़ा व्यक्ति यह सोचकर आंसू बहाता है कि वह बचपन में आंसू बहाकर पिता से खिलौने मंगवा लेता था। तो डिटेल देखेंगे, डिटेल तो है, अब क्वेश्चन जो आए हुए हैं। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। देखो, घुटनों पर छोटे बच्चे चलते हैं, लेकिन वो क्या गया? बचपन में वापस चला गया हरकतों से। तो ये क्या हुआ? प्रतिगमन, रिग्रेशन। अंगूठा चूसने वाला बच्चा, प्रतिगमन। अंगूठा चूसने का मतलब बचपन में चूसता था, जैसे बड़ा वो फिर चूसने लगा, तो ये भी प्रतिगमन। जो भी बालकों जैसी हरकत हो ना दोस्तों, उन सभी को रिग्रेशन में रखेंगे। बच्चे जैसा व्यवहार करना, देखो मैंने बता दिया ना, जो भी बच्चों जैसा व्यवहार होगा सब प्रतिगमन, रिग्रेशन। देखो, विद्यालय परिसर में प्रविष्टि के प्रथम दिन, जैसे ही प्रविष्ट लिया, स्कूल में आया, एक ही दिन बालक भय के कारण शिशु जैसा रुदन क्रंदन, यानी कि बालक जैसा व्यवहार करने लग जाता है, या शिक्षक पर अत्यधिक प्रोनेंसेंस प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चों जैसा व्यवहार करने का मतलब है रिग्रेशन, प्रतिगमन। प्रति मीन्स जान, वापस, गमन मीन्स जाना, बचपन में वापस जाना या बचपन जैसा व्यवहार करना। ये एस्टेट टीजीटी जनवरी 2019 में लास्ट में आया हुआ है दोस्तों, मैंने बताया था हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 वर्ष की बिन्नी बिस्तर गीला। देखो छोटी छोटी बात है, बिस्तर गीला। 4 वर्ष का बच्चा थोड़ी ना, जब वो तो 6 महीने या 1 साल का बच्चा था तभी बिस्तर गीला करेगा भाई। अब ये 4 वर्ष की बिन्नी बिस्तर गीला कर रही है, तो ये छोटी छोटी बातें, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, ये सब किस में आएंगे? बचपन में करता है बच्चा। और बचपन का मतलब रिग्रेशन, पश्चगमन। प्रतिगमन या पश्चगमन, हिंदी में नाम चेंज हो सकता है दोस्तों, इसलिए इंग्लिश पक्की करो। अब है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में ध्यान रहेगा। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की तरह ही बन जाए, जैसे तेरे नाम फिल्म आई थी, तेरे नाम, और उसमें सलमान खान के तेरे नाम जो बाल हुए, बाल की कटिंग थी, वो ही बच्चों ने कर ली और उसके जैसे ही लुक बना दी, तो उसे बोलते आइडेंटिटी, अपनी पहचान उस जैसी कर लेना। अब देखो, इस स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या तादात्म्यीकरण करना शुरू कर देता है। उदाहरण, चंद्रशेखर आजाद से तादात्म्य स्थापित करके उनके जैसे बाल रखना, कपड़े पहनना, बोलना और दाढ़ी मूछ रखना, तो उन्हें बोल देंगे, क्या बोल देंगे? आइडेंटिफिकेशन। किसी व्यक्ति को अपनाकर उसके जैसा ही व्यवहार करना, किसी दूसरे के जैसा व्यवहार करना। क्यों? ऐसा अपने आप को मानकर, भाई मैं चंद्रशेखर हूं या ये चीज हूं, ऐसा मानकर उन्हें संतुष्टि मिलती है, और इसे बोलते हैं रक्षा युक्ति। अब दोस्तों क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व, जो उसकी खुद का अस्तित्व है, खुद कैसा है, भूलकर, अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों अवगुणों को अनुकरण करना, दूसरे के गुणों और अवगुणों को फॉलो करना। उसमें दोस्तों अवगुण भी आ सकते हैं, जैसे कोई डाकू है, डॉन है, नामी ग्रामी गांव में होती हैं, और कोई बाकी जो
यंग बच्चे होते हैं उस जैसा बनना चाहते हैं। भाई मैं तो भाई कालू जैसा बनना चाहता हूँ, गांव में कालू की दादागिरी, तो मैं भी ऐसे बनना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, अपने अस्तित्व को भूलकर उस जैसा बनना। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, अपनी पहचान खोकर उसकी जैसी पहचान कर लेना। सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक पसंद करने, देखा गया ना, दूसरे व्यक्ति को अधिक पसंद करने या अत्यधिक सम्मान देने के फलस्वरूप अपने आप उस व्यक्ति की तरह समझना। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है आप एक की पूर्ति किसी दूसरे में करना। हमारे स्कूलों में दोस्तों ये होता है, जैसे आज संडे है और संडे को प्रिंसिपल मैडम ने बुला लिया मुझे, मैं टीचर हूँ मान लो, हालांकि मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, तो संडे को बुला लिया कि सर आप आ जाओ। तो संडे की छुट्टी है, फिर भी मैडम ने मेरे को बुलाया किसी काम के लिए, तो मुझे वो सोमवार को छुट्टी दे देगी इसकी जगह। तो एक की जगह दूसरे क्षतिपूर्ति कर देना, यानी कि पूर्ति कर देना। जैसे और बता रहा हूं, आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, आप मैथ को छोड़कर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी कर लो, एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्टों को इससे ज्यादा कर लो, ताकि मैथ की पूर्ति हो जाए। तो उसे भी हम कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति में रखेंगे। जैसे एक मिनट इसको कर लेता हूं मैं साफ। शरीर में किसी चीज की कमी होने के बाद दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता का विकास, तो बता दिया ना, दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल कर लेता है अगर किसी चीज में कमी होने पर दूसरे में श्रेष्ठता। उदाहरण, एक बच्चा खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, वह पढ़ाई में अच्छे अंक लाता है, तो खेल की पूर्ति कहां कर ली, पढ़ाई में। तो ये क्या हुआ, क्षतिपूर्ति। अब क्वेश्चन है दोस्तों जो आए हुए हैं, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो छोटा कद था उसके चक्कर में ऊंची एड़ी की जूते पहन ली, तो क्षतिपूर्ति कर ली अपनी लंबा दिखने के लिए। तो ये क्या हुआ, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। जब कोई व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर, तभी तो बोला है मार्गंतीकरण, मार्ग को त्याग कर बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है। उदाहरण है, जैसे पत्नी की फटकार के बाद तुलसीदास ने मार्ग बदल दिया और राम भगत बन गए। तनाव को कम करना का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, अप्रत्यक्ष विधि पढ़ा रहा हूं मैं दोस्तों, जितनी भी तुम्हें पढ़ाई है ना सब अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, ये नहीं है रुकावट को दूर करना, ये प्रत्यक्ष विधि है। विश्लेषण निर्णय, ये भी प्रत्यक्ष है। जब तो अपने रुकावट को दूर कर दिया, बाधा को दूर कर दिया, तो ये तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में आएंगे। यहां तो बसते हैं, अप्रत्यक्ष विधि में तो बसते हैं कोई ना कोई बहाना लगाकर। तो प्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी है दोस्तों, बाधा निराकरण, गेटिंग अटेंशन, दूसरों का ध्यान अपनी ओर करना। तो ये है दोस्तों दो कर लेना आप। तो इसका जो आंसर है वो है ये। निम्न में से कौन सी तनाव को कम करना या अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि तनाव को कम करने की, तो सब्लिमेशन। अब है नकारात्मक स्थिति में जिस व्यक्ति से जो बात की मना कर दी जाती है ना, बच्चे से जिस बात की मना की जाती है उसी काम को बच्चा बार बार करता है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिविज्म। इसका क्वेश्चन दोस्तों अब तक कोई नहीं आया। अब है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्लेसमेंट, विस्थापन।
कहने का मतलब ये है, विस्थापन का अर्थ है स्थानांतरण। तो दोस्तों अगर एक लाइन बताऊं तो प्लेसमेंट, जब आप अपनी पत्नी का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारते हो ना, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जहां पत्नी से कुछ कहना था आपने बच्चों पर उतार दिया, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। जहां जाना था वहां नहीं पहुंचा, गुस्सा बच्चों पर पहुंच गया। समझ गए नहीं समझे? बाहर किसी से, किसी लड़की ने भला बुरा कह दिया आपसे, किसी लड़की ने, ठीक है, वहां आपकी बेइज्जती कर दी। यहाँ आप अपनी पत्नी को भला बुरा कह रहे हो, उसका गुस्सा इस पे उतार रहे हो चुपचाप, जैसे आपको कोई जानता नहीं है। तो ये क्या है? स्थानांतर, ट्रांसफर कर देना, अपने गुस्से को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। तो ये है ट्रांसफर, किसका? गुस्से का। देखो, किसी आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना, यानी कि आवेश था, जो गुस्सा था, कुछ भी था, उसको सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना। सुरक्षित कैसे दोस्तों? अगर बाहर वाली लड़की ने गुस्सा दिलाया, उससे अगर कुछ कहते तो पिटते बाहर, इसलिए अपनी पत्नी से कह दिया। बॉस से लड़ाई हो गई, बॉस से कुछ ना कह के अपने बच्चे से कह दिया, क्योंकि बॉस से कहते तो सुरक्षित नहीं होता लक्ष्य, बॉस वहीं नौकरी से निकाल देता या कूटता आपको। तो आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना क्या कहलाता है? विस्थापन। उदाहरण, एक व्यक्ति को अपने बॉस ने डांट लगाई तो वह गुस्से में आ जाता है, परंतु बॉस होने के कारण वह अपना गुस्सा उस पर नहीं दिखा सकता है। अतः घर जाने के बाद वह बच्चे शरारत करते रहते हैं, वह अपने आवेग को उन बच्चों पर स्थानांतर कर देता है, उन बच्चों पर चिल्लाता है, उनको मारना शुरू कर देता है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुस्सा, गुस्से का ट्रांसफर। तो दोस्तों खत्म होने वाले हैं, बस लास्ट है। रक्षा युक्तियों में किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना, डिस्प्लेसमेंट, सही प्लेस पर पहुंचाना। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, गुस्सा नहीं करते मम्मी पर, खेलने के लिए चले गए, तो किसी और प्लेस पर चले गए, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, तो इसे भी क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखना आप, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? रिग्रेशन है पढ़ाए, प्रतिगमन की, प्रति मीन्स जाना, प्रति मीन्स वापस, और गमन मीन्स जाना, बचपन में वापस जाना, ये है। क्षतिपूर्ति ये है, उदातीकरण ये भी है, ये नहीं है। एसोसिएशन बी। निम्न में से कौन सी सुरक्षात्मक युक्ति नहीं है? डे ड्रीमिंग है, रिग्रेशन है, सब्लिमेशन है। दिन में सपने लेकर भी आप अच्छा महसूस करते हो कि काश मेरे पास ये होता, जो नहीं मिला, उसकी जगह सपने लेने शुरू करते तो ये भी रक्षा युक्ति है, ये नहीं है। एसटेट टीजीटी नवंबर 2019 में आया हुआ दोस्तों, कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो है आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को चंद्रशेखर जैसा या सलमान खान जैसा दिखाना, ये है। कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, ये है। संडे को अगर मैं नहीं आया तो सोमवार को छुट्टी दे दी, ये भी है। रेसलेशन, ये भी है, ये नहीं है। एसोसिएशन। तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो। नेक्स्ट, एसटेट टीजीटी नवंबर 2019 में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों अब तक। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, अब इसने पूछ लिया डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। सब्लिमेशन, गलती, अप्रत्यक्ष विधि है, मैंने शुरू से बताया आपको। प्रोजेक्शन, ये भी अप्रत्यक्ष विधि है। रिग्रेशन, ये भी अप्रत्यक्ष है। रिमूविंग हर्डल्स, बाधाओं को दूर करना, जब आप बहाना ना बनाकर बाधाओं को ही दूर कर देते हो, तो ये है आपकी प्रत्यक्ष विधि। 4। अब प्रत्यक्ष विधि है कौन कौन सी? ये वाली, इसमें इसको काट देना। गेटिंग अटेंशन, दूसरों का ध्यान अपनी ओर करना या बाधाओं को दूर करना, समस्या का समाधान करना, ये सब प्रत्यक्ष विधि में आएंगे दोस्तों, इसलिए ये नहीं है इसका आंसर,
ये प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट, समायोजन की रक्षात्मक युक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। अप्रत्यक्ष बता दी मैंने, प्रत्यक्ष 2 ही विधि हैं बस दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट है। ये है वो ये बाधा निराकरण, जब आप किसी समस्या का से दूर ना भाग के, बहाना ना बना के समस्या का समाधान कर देते हो तो उसे बाधा निराकरण बोलते हैं। दूसरा है अटेंशन, दूसरों का ध्यान, आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और कुछ ऐसा काम करते हो कि लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगे तो उसे बोलते हैं गेटिंग अटेंशन। तो दोस्तों थैंक यू, बड़ी मेहरबानी देखने के लिए। कोई दिक्कत हो तो बताना।